मैं मंजीत कुमार झा आप सबका अपने YouTube चैनल पीएम स्टडी जोन में स्वागत करता हूँ। पिछली कक्षा में हमने भारत के संवैधानिक विकास के तहत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था और उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। आइए इस क्रम में हम उससे आगे की एक्टों को देखते हैं। इस क्रम में पहला जो एक्ट है वो है 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट का सबसे पहला और मुख्य प्रावधान था कि इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। सबसे मुख्य प्रावधान था ये। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि कंपनी के अंतर्गत जो कर्मचारी थे उनमें भ्रष्टाचार की भावना बहुत बढ़ चुकी थी और इस भ्रष्टाचार की भावना को कम करने के लिए व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ व्यापार, यानी चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, इसके एकाधिकार को बनाए रखा गया। यानी इस दोनों के व्यापारिक एकाधिकार कंपनी के पास ही था और बाकी चीजों के व्यापार पर से एकाधिकार हटा दिया गया था। यानी अब ब्रिटेन की दूसरे व्यापारी भी इस सब के साथ व्यापार कर सकते थे। इस एक्ट का दूसरा मुख्य प्रावधान था कि भारत में शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। इससे पहले तक, यानी 1813 से पहले तक कंपनी ने भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कुछ नहीं किया था, लेकिन अब कंपनी को शिक्षित भारतीयों की जरूरत महसूस होने लगी, जिसके कारण कंपनी ने पहली बार शिक्षा में निवेश करना उचित समझा और 1 लाख रुपए का प्रावधान किया। इसके अलावा इस एक्ट का एक और मुख्य प्रावधान है कि ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धार्मिक प्रचार करने की अनुमति दी गई। ये मुख्य बात है 1813 के चार्टर एक्ट का। ये जो तीनों हैं बहुत मुख्य बातें हैं। आइए एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, सिवाय चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। उसके बाद पहली बार शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया और ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में प्रचार करने की कानूनी मान्यता प्रदान की गई। यानी अब वो कानूनी रूप से धार्मिक प्रचार कर सकते थे और इसके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं हो सकती थी। यह ध्यान रखना जरूरी है। आइए अब देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसका कारण क्या है? इसका सबसे मुख्य कारण था कि जैसा कि पिछली वीडियो में हम बताए थे कि ब्रिटिश क्षेत्र जो था 3 प्रेसिडेंसी में बटा हुआ था। एक यहाँ पे बंगाल प्रेसिडेंसी, यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी और यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी। बंगाल के गवर्नर जनरल बनने के पश्चात दोनों प्रेसिडेंसी बाहरी मामलों में इनसे सलाह तो लेते थे, लेकिन अपने आंतरिक मामलों में सलाह नहीं लेते थे या उनसे पूछना उचित नहीं समझते थे। इससे भी काफी हद तक सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता था। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। भारत का गवर्नर जनरल बनाने के बाद सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ वो ये हुआ कि अब दोनों प्रेसिडेंसियां अपने आंतरिक मामलों या बाहरी मामलों किसी भी मामले को लेकर के पहले भारत के गवर्नर जनरल से सलाह करते थे, उसके बाद ही कोई काम करते, या फिर भारत के गवर्नर जनरल जैसा आदेश करते वैसा वो लोग अपना काम करते थे। उसके बाद इसका दूसरा मुख्य प्रावधान है
कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। जैसा कि हम 1813 के चार्टर एक्ट में देखते हैं कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार अभी भी कंपनी कर सकती थी, परंतु 1833 के चार्टर एक्ट में इस एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब जिस चीज का व्यापार कंपनी कर सकती थी उसी चीज का व्यापार ब्रिटेन के दूसरे व्यापारी भी कर सकते थे। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि ब्रिटेन के दूसरे व्यापारी जो स्वतंत्र व्यापारी थे उनको इंटरलोपर कहा गया था। तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। इस एक्ट का एक और प्रावधान है कि इस अधिनियम के द्वारा भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया। यानी भारतीय लोगों को से जो जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, इस भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया गया। और इस प्रयास में ये कदम उठाया गया कि एक्ट में इसे एक प्रावधान के रूप में लाया गया कि भेदभाव को प्रतिबंधित किया जाए। ठीक है। और इसका अगला प्रावधान है कि इसके द्वारा यानी बंगाल के गवर्नर जनरल जो अब भारत के गवर्नर जनरल थे उनके कार्यकारिणी परिषद में एक सदस्य को बढ़ाया गया। ये जो सदस्य थे ये विधि सदस्य कहलाते थे। ये जो बढ़ाए गए सदस्य थे ये विधि सदस्य कहलाते थे। और पहले विधि सदस्य कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। पहले विधि सदस्य थे लॉर्ड मैकाले। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं 1833 के चार्टर एक्ट को। इसके क्या क्या प्रावधान है? तो पहला, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे जिनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि 1828 से 35 तक भारत में रहे, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल और फिर भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अपना सेवा प्रदान किए। उसके बाद कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि चाय और चीनी पर व्यापार जो 1813 एक्ट के बाद भी कंपनी करती थी उसके एकाधिकार पर भी 1833 के चार्टर एक्ट में पूर्णतः रोक लगा दिया गया। अगला प्रावधान है, इस अधिनियम के द्वारा भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया। यानी जन्म, रंग, रूप, लिंग इत्यादि के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था उसको भी पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया। और कार्यकारिणी परिषद में एक नए सदस्य का स्थापना किया गया जो विधि सदस्य के रूप में थे। और प्रथम विधि सदस्य कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। अब दोस्तों देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट का सबसे मुख्य प्रावधान जो कि आगे चलकर इतिहास को बदलने वाला था वो था कि इसके द्वारा, इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ये घोषणा किया कि आज के बाद कभी भी और किसी भी समय भारत का शासन ब्रिटिश संसद अपने हाथ में ले सकती है। और इसी एक्ट का परिणाम था कि 1857 के क्रांति के बाद ब्रिटिश ताज ने भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। यानी भारत पर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संसद का शासन होने लगा। यानी भारत पर से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का खात्मा कर दिया गया, यानी उसके शासन को समाप्त कर दिया गया। और इस एक्ट का सबसे दूसरा मुख्य प्रावधान था कि इस एक्ट के द्वारा पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किया गया भारत में। भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा की गई। ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा जैसे अभी हम देते हैं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग वगैरह देते हैं, तो उस प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा की पहली बार शुरुआत किस एक्ट के द्वारा की गई? तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। यहाँ दोस्तों दो चीज ध्यान में रखने वाली है। एक पहला है कि विश्व में प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत कहाँ हुई थी। कई लोग इसका आंसर नहीं जानते हैं।
लेकिन बहुत सिंपल है। भारत का पड़ोसी देश भी है, इस नाते हमें और दायित्व तो बनता है कि इसको याद रखें। तो विश्व में प्रतियोगिता परीक्षा का शुरुआत पहली बार चीन में हुआ था और आधुनिक विश्व में यानी मॉडर्न काल में पहली बार इसका शुरुआत कहाँ हुआ था? प्रसा में। पहली बार मॉडर्न में प्रसा में हुआ था। अब दोस्तों इस एक्ट के द्वारा यानी 1853 के एक्ट के द्वारा 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक सिविल सेवा समिति का गठन किया गया। और इस सिविल सेवा समिति का काम क्या था? इस सिविल सेवा समिति का काम था भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करना। इसका परिणाम क्या हुआ कि अब कंपनी के प्रशासनिक व्यवस्था में भारतीयों की भागीदारी जो है क्रमशः धीरे धीरे बढ़ाने की थी। और इस क्रम में सबसे पहले जो सिविल सेवक हुए वो थे एस.एन. टैगोर यानी सत्येंद्रनाथ टैगोर। जैसा कि आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस भी सिविल सेवक थे, उन्होंने अपनी नौकरी से रिजाइन दिया था। तो इनको भी याद रखना आवश्यक है। तो दोस्तों एक बार और देख लेते हैं 1853 का एक्ट। इसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने घोषणा किया कि भारत की सत्ता कभी भी संसद अपने हाथ में ले सकती है। और इसी एक्ट के द्वारा पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई। और इसी एक्ट के द्वारा 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक सिविल सेवा समिति का गठन किया गया जो भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करती थी। तो दोस्तों आज भर के लिए बस इतना ही। इससे आगे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहें। धन्यवाद।